सब लोग। हेलो। सो आज हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है, आपको टाइटल देखते ही समझ आ गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, ओके। सो जब भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में बात करते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में हम दो साइकिल की बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी होगी ओवेरियन साइकिल। ठीक है, तो दो साइकिल की बात करेंगे, उसमें एक तो होगी हमारी ओवेरियन साइकिल। ठीक है, और जो दूसरी है वो होगी हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो जब भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात करते हैं तो दो साइकिल का जिक्र होता है उसमें, फर्स्ट ओवेरियन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो ओवेरियन साइकिल में क्या होता है, जो ओवम रिलीज होता है। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल चेंजेस होते हैं वो ओवेरीज के अंदर चेंजेस होते हैं। ठीक है, ओवेरियन साइकिल में ओवरीज में चेंजेस होते हैं, ओवम रिलीज होता है। ठीक है, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो होती है उसकी प्रिपरेशन यूट्रस में होती है। ठीक है, तो जो ओवेरियन साइकिल है वो ओवेरी में होती है एंड जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो यूट्रस में होती है। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल दो होती हैं, एक ओवेरियन साइकिल होती है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ओवेरियन साइकिल ओवेरी में हो रही होती है, यानी कि ओवेरी में चेंजेस हो रहे होते हैं, यानी कि ओवम रिलीज होता है। ठीक है, एंड दूसरी तरफ हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो यूट्रस में होता है, यूट्राइन चेंजेस हो रहे होते हैं। ठीक है, ओके। सो मेनली इन दोनों साइकिल को इनिशिएट कौन सी ग्लैंड करती है, अगर ये क्वेश्चन आए तो हम लिखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को भी इनिशिएट हाइपोथैलेमस करता है। तो ये सब आप, ठीक है, ओके। तो ये सब मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर ओवेरियन साइकिल स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ओके। सो फर्स्टली हम जानते हैं कि ओवेरी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो ओवेरी में, ठीक है, तो ओवेरी के बारे में हम क्या जानेंगे। तो ओवेरी जो है वो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है फीमेल का। ठीक है, क्या है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है फीमेल का, जो कि जर्मिनल एपिथेलियम लेयर के द्वारा डेवलप हुआ है। ठीक है, एंड ओवेरी के दो पार्ट्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ओके, एंड अगर ओवेरी की वेट की बात करें तो 3 ग्राम ओवेरी का वेट होता है। ओके, एंड ओवेरी एक पेयर सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, या फिर ग्लैंड होती है, फिर गोनाड्स होते हैं। ठीक है, जो कि जर्म सेल से बना होता है, ओवल शेप होती है इसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूट्रस के बारे में। ठीक है, क्योंकि यूट्रस के अंदर से कुछ क्वेश्चंस निकल के आते हैं, जो कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन यूट्रस से आता ही है। तो फर्स्टली क्या होता है, यूट्रस क्या है, यूट्रस एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है। ठीक है, ओके, इन सबको आप नोट भी कर सकते हैं, ऐसा हम पहले बात कर चुके हैं और नेक्स्ट भी हम बात करेंगे, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, मतलब कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो यूट्रस क्या है, यूट्रस हॉलो ऑर्गन है। ठीक है, यूट्रस का जो पोजीशन है वो एंटी वर्टेक्स एंड एंटी फ्लेक्शन होता है। ठीक है, ओके। अब यूट्रस की शेप की बात की जाए तो यूट्रस जो है वो पायरिफॉर्म, ठीक है, उसकी शेप होती है, या फिर पियर शेप से बोल सकते हैं। ठीक है, इन प्रेगनेंसी यूट्रस 12 वीक पे ग्लोबुलर शेप का हो जाता है एंड 36 वीक पे वो स्फेरिकल शेप का होता है। ठीक है, अब यूट्रस की साइज की बात होती है। अब यूट्रस में भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फंडस, बॉडी एंड स्टेमस एंड सर्विक्स। ठीक है, जो फंडस है वो 1.3 सेंटीमीटर साइज होता है, बॉडी जो कि 3 सेंटीमीटर की होती है, स्टेमस जो कि 0.5 सेंटीमीटर का होता है, सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर का होता है। यानी कि टोटल जो यूट्रस की लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर और जो इसकी विड्थ है
वो 5 सेंटीमीटर एंड जो इसकी थिकनेस है वो 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम सेंटीमीटर में बात करते हैं तो इसकी जो लेंथ है, विड्थ एंड थिकनेस, तो इसकी लेंथ अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 7.5 सेंटीमीटर, अगर इसकी विड्थ बात करें तो 5 सेंटीमीटर एंड इसकी थिकनेस की बात की जाए तो 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इंचेस में पूछा जाए तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो इंचेस में इसकी लेंथ 3 इंचेस एंड इसकी विड्थ 2 इंचेस एंड इसकी थिकनेस 1 इंच। ठीक है, ओके। अब यूट्रस जो होता है 12 वीक, देखो यूट्रस पहले क्या होता है, हमको पता है कि यूट्रस पेल्विक ऑर्गन है, लेकिन 12 वीक के बाद यूट्रस क्या हो जाता है, वो एब्डोमिनल ऑर्गन हो जाता है। ठीक है, ओके। अगर यूट्रस के वेट की बात की जाए तो यूट्रस का जो वेट है वो 50 से 80 ग्राम का होता है, और एवरेज अगर बात की जाए तो वो 16 ग्राम का होता है। ठीक है, अगर इसमें रेंज में हम वेट पूछें यूट्रस का तो उसका जो वेट है वो 50 से 80 ग्राम। ठीक है, रेंज में। अगर इसका एवरेज पूछें तो 60 ग्राम। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे, इन प्रेगनेंसी तो यूट्रस का जो वेट है वो 900 से 1000 ग्राम हो जाता है। ओके, ठीक है। अब यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। सो एंडोमेट्रियम जो होता है वो सबसे अंदर की लेयर है। ठीक है, एंडोमेट्रियम क्या है, सबसे अंदर की लेयर होती है, यानी कि इंटरनल लेयर है, जो कि म्यूकस लेयर लाइनिंग की बनी होती है। ठीक है, एंड सेकंड जो है वो मायोमेट्रियम है, जिसे थिकेस्ट लेयर बोलते हैं। ठीक है, एंड जो थर्ड लेयर है उसे पेरीमेट्रियम, ओके, जो कि आउटर लेयर कहलाती है। ठीक है, ओके। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी ओवेरियन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ओके, ओके। तो हमने ओवेरी एंड यूट्रस के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो रिवाइज कर लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ओवेरियन साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ओके, इन दोनों साइकिल को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की बात की है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में जो ओवेरियन चेंजेस एंड यूट्राइन चेंजेस होते हैं। ओके, एंड सबसे पहले हम इस चीज़ की बात करते हैं कि जो ड्यूरेशन है, इन साइकिल की ड्यूरेशन कितनी होती है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स हैं तो उनकी जो ड्यूरेशन होती है वो 28 डेज होती है। अगर हम रेंज में बात करें तो हम 21 से 31 रेंज के अराउंड मान सकते हैं कि हाँ, इनकी ड्यूरेशन इतनी होती है। ठीक है, सो ओवेरियन चेंजेस की टोटल ड्यूरेशन वो भी 1 से 28 डेज होती है, एंड यूट्राइन चेंजेस की जो ड्यूरेशन होती है वो भी कितनी होती है, 1 से 28 डेज होती है। ठीक है, ओके। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं, यानी कि इन दोनों साइकिल ओवेरियन एंड यूट्राइन चेंजेस को स्टार्ट करने से पहले, जो कि ज़रूरी है कि हम इन चेंजेस को स्टार्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्यूबर्टी के साइन क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो प्यूबर्टी है उसको किसने दिया है। ठीक है, तो प्यूबर्टी, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्यूबर्टी के बारे में किसने डिस्क्राइब किया। सो टेनर एंड मार्शल ने 1969 में क्या दिया, प्यूबर्टी के बारे में बताया। ठीक है, एंड प्यूबर्टी क्या है, सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। सो 5 प्यूबर्टी साइन होते हैं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि कौन सा प्यूबर्टी साइन कब आता है एंड कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहले कौन सा साइन आता है। ठीक है, तो मेनली मैंने बताया कि आपको 5 साइन होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 5 साइन होते हैं। जो फर्स्ट साइन है वो होता है थैलार्की। ठीक है, सो थैलार्की क्या है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। सो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट को क्या कहेंगे, थैलार्की कहेंगे, जो कि अराउंड 10.5 ईयर पे देखने को मिलता है। अब 2 माइनस प्लस हो सकते हैं, 2 माइनस
प्लस हो सकते हैं इसमें, ठीक है, 2 साल पहले और 2 साल बाद ऐसा हो सकता है, तो वो एबनॉर्मल नहीं माना जाएगा। ओके, सो फर्स्ट साइन कौन सा होता है? फर्स्ट साइन होता है थैलार्की। थैलार्की किसे बोलते हैं? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट को, जो कि अराउंड 10.5 साल पे हो जाता है, ये वाला साइन आ जाता है। अब नेक्स्ट सेकंड साइन कौन सा होता है? एडनार्की। एडनार्क, तो ये है डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर, ठीक है, तो ये अराउंड 11 ईयर पे वही डेवलप हो जाता है, वही 2 माइनस प्लस हो सकते हैं इस वाले साइन में भी। एंड थर्ड साइन है प्यूबार्की, यानी कि प्यूबार्कल, यह है डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, ठीक है, तो वही ये भी हमारा 11.5 ईयर पे हो सकता है, डेवलप हो सकता है, यानी कि होगा या तो 2 साल पहले या फिर 2 साल अगर बाद में होगा तो ये भी नॉर्मल माना जाएगा। एंड जो फोर्थ साइन है वो है इंक्रीज हाइट, ठीक है, प्यूबार्की के बाद फोर्थ साइन कौन सा है? इंक्रीज हाइट। एंड फिफ्थ साइन कौन सा है? मेनार्की, जिसकी हम बात करेंगे अभी। सो अभी वैसे पूछा गया है मेनार्की के बारे में, मेनार्की को मेनार्की अराउंड 13 ईयर, ठीक है, ओके। सो हाँ, इससे एक बात और निकल के आती है कि अगर अर्ली प्यूबर्टी हुआ तो उसे क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि अर्ली प्यूबर्टी को क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है प्रीकॉक्सियस प्यूबर्टी। प्रीकॉक्सियस प्यूबर्टी कहा जाता है इसको। अर्ली प्यूबर्टी को क्या कहा जाता है? प्रीकॉक्सियस प्यूबर्टी, अर्ली प्यूबर्टी को कहा जाता है। ओके, सो अब हम बात करेंगे, देखो हमने ये जान लिया कि प्यूबर्टी को किसने दिया था, प्यूबर्टी के बारे में किसने बताया था? टेनर एंड मार्शल ने 1969 में प्यूबर्टी के बारे में बताया। सो प्यूबर्टी के कितने फीमेल्स में कौन सा साइन कैसे आता है और कितने साइंस होते हैं? फीमेल में 5 साइन होते हैं प्यूबर्टी के। तो फर्स्टली जो साइन डेवलप होता है वो है थैलार्की, जिसको डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कहेंगे, और जो सेकंड साइन है उसे बोलेंगे एडनार्की, जो कि डेवलपमेंट ऑफ एक्सिलरी हेयर, एंड प्यूबार्की, जैसे प्यूबिक हेयर डेवलप होना बोलेंगे। एंड फोर्थ साइन जो है इंक्रीज हाइट है, एंड फिफ्थ साइन जो है वो मेनार्की है, ठीक है, ओके, यानी कि मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होंगे, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं उसे ही मेनार्की बोलते हैं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवेरियन चेंजेस एंड यूट्राइन चेंजेस के बारे में, ठीक है। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं ओवेरियन चेंजेस के बारे में। हाँ, हमें एक बात अच्छे से याद रखनी है कि ओवेरियन चेंजेस एंड यूट्राइन चेंजेस वो दोनों की ड्यूरेशन 20 डेज है, ठीक है। और एक बात ये भी याद रखनी है कि ये दोनों एक साथ काम करती है, ऐसा नहीं है पहले ओवेरियन चेंजेस होंगे यूट्राइन चेंजेस होंगे, नहीं, यूट्रस में अपने चेंजेस हो रहे होते हैं उसी टाइम पे ओवेरी में भी अपने चेंजेस हो रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको 200 महीने लगेंगे, ऐसा नहीं होता, दोनों चेंजेस एक साथ होते हैं, ठीक है, अपने अपने, जैसे कि ओवेरी के ओवेरी में हो रहे होते हैं और यूट्रस के यूट्रस में हो रहे होते हैं। तो इस बात को याद रखना है कि दोनों ही जो चेंजेस हैं वो एक साथ ही होंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। सो पहले हम बात कर लेते हैं ओवेरी चेंजेस के बारे में, ओवेरियन चेंजेस के बारे में। ठीक है, सो फर्स्ट हम इसमें जानेंगे कि इसमें ओवेरी चेंजेस या फिर ओवेरियन चेंजेस के 2 फेज होते हैं, ठीक है, कितने फेज होते हैं? 2 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज है उसे बोलेंगे फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है, ओके। सेकंड जो फेज है उसे बोलेंगे ल्यूटियल फेज, ठीक है, जबकि यूट्राइन चेंजेस के अंदर 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट ब्लीडिंग फेज होता है, सेकंड प्रोलिफरेटिव फेज होता है, एंड थर्ड सिक्रेटरी फेज होता है, ओके, ठीक है। तो पहले हम ओवेरी के ही बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जो फॉलिकुलर फेज है उसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 से 14 डेज होगी, एंड जो ये ल्यूटियल फेज है उसकी ड्यूरेशन 15 से 18 होगी, ठीक है, सॉरी 28। सो फर्स्ट
फॉलिकल फेज होता है जो कि 1 से 14 दिन तक रहता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, जो HPO एक्सिस यानी कि हाइपोथैलेमस क्या करेगी। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी तो पहले आप लास्ट क्लास को देख लो, क्योंकि अगर आप लास्ट क्लास को देख लेंगे तो ये सब आपको पहले ही मतलब कि ये सब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करेगी, वो GnRH हार्मोन को रिलीज करेगी। GnRH हार्मोन क्या कर कहाँ पर जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा और एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेगा भाई FSH और LH रिलीज कर फॉलिकल की ग्रोथ के लिए, ठीक है। FSH एंड LH रिलीज करेगा, ठीक है। FSH एंड LH रिलीज होंगे कहाँ पर जाके, ओवरी में जाके वर्क करेंगे। सो FSH और LH क्या करते हैं, वो फॉलिकल्स की ग्रोथ कराते हैं, ठीक है। ओवरी में जाएंगे, ओवरी में जाके वे फॉलिकल की ग्रोथ कराएंगे, ठीक है। फॉलिकल्स डेवलप होंगे, ठीक है। अब फॉलिकल्स डेवलप होंगे तो पहले प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंड फॉलिकल बनेगा, जो टर्सरी फॉलिकल बनेगा जिसे फाइनल या फिर ग्राफियन फॉलिकल भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या डेवलप होंगे, ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होंगे, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल, जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होंगे तो वो एक हार्मोन रिलीज करेंगे जिन्हें बोलते हैं इनहेबिन हार्मोन। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इनहेबिन हार्मोन क्या करेगा, वो रिलीज होते ही वो क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, किसको, FSH को, और FSH के लेवल को क्या कर देगा, डिक्रीज करा देगा, ओके। और जैसे ही उसके, ठीक है, FSH का लेवल डिक्रीज हो जाएगा और LH का लेवल भी इंक्रीज रहेगा FSH की उसमें, ठीक है। LH का जो लेवल इंक्रीज होता है उसे बोलेंगे LH सर्ज, ठीक है। जो कि LH सर्ज कब होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, LH सर्ज किसे बोलेंगे और कब होता है। LH सर्ज बोलते हैं पीक लेवल ऑफ LH को ही LH सर्ज बोलते हैं, और LH सर्ज होता है बिफोर 24 आवर्स ऑफ ओव्यूलेशन। ओवुलेशन से 24 घंटे पहले ही क्या होता है, LH सर्ज होता है, ठीक है। इनहेबिन रिलीज हुआ, इनहेबिन ने नेगेटिव फीडबैक दिया FSH को, FSH का लेवल डिक्रीज हो गया क्योंकि FSH क्या कर रहा था, फॉलिकल्स की ग्रोथ कर रहा था, और फॉलिकल्स की ग्रोथ जितनी चाहिए थी वो हो गई। फॉलिकल्स ने इनहेबिन रिलीज किया और इनहेबिन ने उससे कहा भाई जितना ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी है, वो अपना लेवल कम कर दे। उसने FSH ने अपना लेवल क्या कर दिया, कम कर दिया। जैसे ही FSH का लेवल कम होगा तो क्या होंगे, जो ग्राफियन फॉलिकल्स डेवलप हुए थे ही, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे ड्यू टू FSH डिक्रीज, ठीक है। तो क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल हो जाएंगे रप्चर, ठीक है। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होंगे, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, ओवुलेशन कहेंगे, ठीक है। और जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुए थे तो उसकी जो मतलब कि टीयर हो गए, ठीक है, होने के बाद क्या होता है, ओवम निकल जाएगा, ओवम निकलने के बाद जो ये क्या बोलते हैं, जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुए हैं, ठीक है, जो इसके टुकड़े बचे हुए हैं ग्राफियन फॉलिकल्स के, ठीक है, तो उसी को क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे कॉर्पस लूटियम, ठीक है। तो कॉर्पस लूटियम रिमेन ओवेरी में ही रहेगा एंड ओवम निकल जाएगा बाहर, ठीक है। ओवम बाहर निकल गया और जिसके आसपास के जो टुकड़े थे या फिर हाँ फॉलिकल्स थे वो क्या करेंगे, उन्हीं को कहेंगे कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम रिमेन हमारी ओवेरी में रहेंगी, ठीक है, ओके। सो ये जो फॉलिकल्स की फेज थी वो 14 दिन तक थी। 14वें दिन पे क्या हुआ, ओवुलेशन हुआ, ठीक है, ओके। फिर स्टार्ट होगी लूटियल फेज, ठीक है। अब तो लूटियल फेज में क्या होगा, लूटियल फेज का टाइम कितना होता है, 15 से 28 दिन पे होती है लूटियल फेज, ओके। 15 से 28 दिन तक होती है लूटियल फेज। तो मैंने आपको बताया था कि कॉर्पस लूटियम क्या रहेगा, रिमेन ओवेरीज में रहेगा, ठीक है, ओवेरी में रहेगा, और क्या करेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा। अब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करेंगे,
वो क्या है, फ्यूचर है कॉर्पस लूटियम का, ठीक है। कॉर्पस लूटियम को डेवलप करने में वो हेल्प करेंगे। अब क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लूटियम जो है वो चेंज हो जाएगा कॉर्पस मेंस्ट्रुअलिस में, ठीक है, एंड मेंस्ट्रुएशंस हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी जो कॉर्पस लूटियम है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो होती है जो 12 दिन की, ठीक है। लाइफ साइकिल कितनी होती है कॉर्पस लूटियम की, वो होती है 12 ईयर्स की, ठीक है, किसकी, ऑफ कॉर्पस लूटियम, ठीक है। कॉर्पस लूटियम की लाइफ स्पेन कितनी होती है, वो होती है 12 दिन। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, कॉर्पस मेंस्ट्रुअलिस होगा, मेंस्ट्रुएशंस हो जाएंगे, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, इफ नॉट फर्टिलाइजेशन, और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, जो कॉर्पस लूटियम है वो कॉर्पस वेरम में चेंज हो जाएगा एंड क्या करेगा, टिल 3 मंथ तक वो क्या करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। 3 मंथ तक क्या करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा जब तक प्लेजेंटा मैच्योर नहीं हो जाता, ठीक है। प्लेजेंटल मैच्योर होने तक वो क्या करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लूटियम जो था वो कॉर्पस मेंस्ट्रुअलिस में चेंज, मतलब कि बदल जाएगा, ठीक है। 12 दिन के बाद कॉर्पस मेंस्ट्रुअलिस में बदल जाएगा एंड कॉर्पस एल्बिकन्स होगा। एंड अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस लूटियम जो था वो कॉर्पस वेरम में चेंज होगा। कॉर्पस वेरम 3 मंथ तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा जब तक प्लेजेंटा डेवलप नहीं हो जाता, यानी कि प्लेजेंटा मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक वो क्या करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को इंक्रीज करेगी, ओके, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यूट्राइन चेंजेस के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ओवेरियन चेंजेस अच्छे से याद हो गए होंगे। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो ओवेरियन चेंजेस है उसके 2 फेस होते हैं। फॉलिकल फेस होता है, ल्यूटियल फेस होता है। जो फॉलिकल फेस होता है वो 1 से 14 दिन तक होता है, फिर उसके बाद 15 दिन से 28 दिन वाला जो फेस होता है उसे ल्यूटियल फेस कहेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, कौन सी ग्लैंड है जो कि इनिशिएट करेगी, ठीक है, तो हाइपोथैलेमस होती है जो कि सबसे पहले क्या करेगी, जीएनआरएच हार्मोन को रिलीज करेगी। जीएनआरएच हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी से कहेंगे भाई एफएसएच और एलएच को रिलीज कर दे, फिर एफएसएच और एलएच रिलीज होंगे, वो ओवेरी पे जाके वर्क करेंगी। ओवेरी में जाके क्या करते हैं, वो फॉलिकल्स की ग्रोथ कराते हैं। फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी फॉलिकल बनेगा। जो टर्सरी फॉलिकल है उसे ग्राफिन फॉलिकल भी कहते हैं और फाइनल फॉलिकल भी कहते हैं। जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल डेवलप हो जाएगा यानी कि बन जाएगा तो वो क्या करने लगेगा, एक हार्मोन को रिलीज करेगा जिन्हें बोलेंगे इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, एफएसएच को, और एफएसएच के लेवल को डिक्रीज करा देता है और उसके अकॉर्डिंग में जो एलएच का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, उसे एलएच सर्ज कहेंगे, ठीक है। एलएच सर्ज कब होता है, ओवुलेशन से 24 घंटे पहले एलएच सर्ज होगा, ठीक है, ओके। इनहिबिन ने नेगेटिव फीडबैक दिया तो नेगेटिव फीडबैक दिया, एलएच का, एफएसएच का लेवल कम हुआ। जैसे ही एफएसएच का लेवल कम होगा तो एफएसएच क्या करा रहा था, ग्रोथ करा रहा था किसकी, फॉलिकल्स की। जब इसका लेवल खुद ही कम हो जाएगा तो क्या होगा, फॉलिकल्स जो होंगे वो रप्चर हो जाएंगे, ठीक है, टूट जाएंगे, टूट के बिखर जाएंगी एंड ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन होगा यानी कि इसके अंदर से ओवम रिलीज होगा, ओवम निकलेगा, जो फॉलिकल्स हैं उनके अंदर से एक ओवम निकलेगा, ओवम निकलेगा, जो उसके टुकड़े बच जाएंगे, जो टुकड़े बचे हुए हैं उन्हें क्या कहेंगे, कॉर्पस लूटियम कहेंगे, जो कि ओवेरी में बच जाते हैं, ठीक है, ओके। तो जो कॉर्पस लूटियम ओवेरी में बचे हुए थे वो क्या करेंगे, वो हमारी ओवरीज के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेंगे, ओके। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करेंगे एंड अगर फर्टिलाइजेशन हो गया
अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, कॉर्पस मेंस्ट्रुअलिस में चेंज हो जाएगा। क्या, कॉर्पस लूटियम कॉर्पस मेंस्ट्रुअलिस में चेंज हो जाएगा। एंड जो कॉर्पस लूटियम की लाइफ स्पैन होती है वो 12 दिन की होती है। ओके, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो कॉर्पस लूटियम था वो कॉर्पस वेरम में बदल जाएगा और 3 महीने तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, जब तक प्लेसेंटा मैच्योर नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूट्राइन चेंजेस के बारे में। किसके बारे में, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूट्राइन चेंजेस के बारे में। यूट्राइन चेंजेस। सो अब इसमें जो यूट्राइन चेंजेस होते हैं, अब ठीक है, वो यूट्रस के अंदर होते हैं। ओके, हमने जो थोड़ी देर पहले पढ़ा है। ठीक है, अब इसके जो फेसेस होते हैं, अब जो यूट्राइन चेंजेस में कितने फेज होते हैं, मेनली इसमें होते हैं 3 फेज। फर्स्ट फेज जो होता है वो होता है ब्लीडिंग फेज। कौन सा होता है, वो होता है ब्लीडिंग फेज। ठीक है, एंड जो सेकंड फेज होता है उसे वो होता है प्रोलिफरेशन फेज। ठीक है, एंड जो प्रोलिफरेशन फेज है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं, अर्ली एंड लेट। ठीक है, एंड नेक्स्ट सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज भी 2 टाइप्स में होता है, अर्ली सिक्रेटरी फेज एंड लेट सिक्रेटरी फेज। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, यूट्राइन के अंदर 3 फेजेस होते हैं। ठीक है, अब ब्लीडिंग फेज होता है, जो ब्लीडिंग फेज की जो टाइम होता है वो 3 से 5 दिन का होता है, 5 दिन तक होता है ब्लीडिंग फेज। फिर उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज 6 से 14 डे तक प्रोलिफरेटिव फेज होता है। फिर उसके बाद जो सिक्रेटरी फेज होता है वो 15 से 28 डे तक सिक्रेटरी फेज होते हैं। ठीक है, यानी कि जो सिक्रेटरी फेज होता है, ल्यूटियल फेज होते हैं, वो साथ में वर्क करते हैं। जो फॉलिकल फेज होता है वो ओवरी में एंड यूट्राइन में ब्लीडिंग एंड प्रोलिफरेटिव फेज काम कर रहे होते हैं उस टाइम पे। ठीक है, साथ साथ वर्क करते हैं ना ये। हाँ, ओके। ठीक है, तो हमने यहाँ तक जान लिया। ओके, अब हम जानेंगे, सबसे पहले हम अपने फर्स्ट फेज के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट फेज हमारा है ब्लीडिंग फेज। कौन सा फेज है, ब्लीडिंग फेज, जो कि 3 से 5वें दिन पर होता है। ठीक है, तो फर्स्टली क्या होगा, इसकी ड्यूरेशन कितनी है ब्लीडिंग फेज की, 3 से 5 दिन। ठीक है, तो कॉर्पस लूटियम, ठीक है, जो डीजनरेटेड कॉर्पस लूटियम थे, ओके, जो कॉर्पस लूटियम थे डीजनरेटेड लास्ट साइकिल के। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहे थे। तो इसमें क्या होगा, जब कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है, तो कॉर्पस लूटियम क्या होगा, यूट्राइन के अंदर डीजनरेट हो जाएगा, तो क्या होगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि कॉर्पस लूटियम की ड्यूरेशन कितनी थी, 12 दिन की थी। 12 दिन के बाद क्या होगा, कॉर्पस मेंस्ट्रुअलिस में चेंज हो जाता है ना। तो ठीक है, मेंस्ट्रुअलिस में कि मेंस्ट्रुएशंस होंगे। ठीक है, तो ब्लीडिंग फेस होगा। तो इसमें क्या होगा, कॉर्पस लूटियम जो होता है डिजनरेट होगा। जैसे ही कॉर्पस लूटियम डिजनरेट होता है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल क्या होगा, डिक्रीज होता है। ओके, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल डिक्रीज होता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो लेयर्स होती हैं उनको ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो, हमारी 3 लेयर्स होती है ना। ठीक है, कौन कौन सी लेयर होती है, बोलो। 3 फंक्शनल लेयर होती हैं, बेसिलरी, स्पॉन्ज और कॉम्पैक्ट। जो हमारी स्पॉन्ज और कॉम्पैक्ट होती हैं वो फंक्शनल लेयर होती हैं। जब वहाँ तक ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा वहाँ पर। तो फंक्शनल जो लेयर्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जियस जो होती है वो फंक्शनल लेयर होती हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर ब्लड सप्लाई जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा, नेक्रोसिस होगा एंड ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी।
क्या होगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड प्रोस्टा जो ग्लैंडीन होते हैं उनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। प्रोस्टा ग्लैंडीन रिलीज होंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगी। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा यूट्रस के अंदर। जब ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो जो ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग एक्सपेल आउट हो जाएगी वो, ठीक है। तो क्या होगा, ब्लीडिंग एक्सपेल आउट होगी, ठीक है। ब्लीडिंग एक्सपेल आउट होगी किसके द्वारा, बाय वजाइना, ठीक है। 3 से 5 दिन तक क्या होगा, वजाइना के द्वारा ब्लीडिंग एक्सपेल आउट होगी, ठीक है। 3 से 5, ठीक है। और कितनी ब्लीडिंग होगी, वो होगी 20 से 80 ml होगी, रेंज में बात करें, ठीक है। और एवरेज 35 ml, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 35 ml ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ब्लड एक्सपेल आउट होता है, 35 ml ब्लड जो होता है वो एक्सपेल आउट होता है बाय द वजाइना, ओके, ठीक है। ब्लीडिंग फेज कंप्लीट होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट फेज है वो स्टार्ट होगा, जिसे बोलेंगे प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज जो है वो होगा 6 से 14वें दिन पे, ठीक है। 6 से 14वें दिन पे जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है वो स्टार्ट होगा। इस फेज में क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होंगी। यहाँ पर क्या होते हैं, एंडोमेट्रियम की लेयर जो होती है सेट आउट होता रहती है, यहाँ पर क्या होता है, उसकी थिकनेस जो होता है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा, ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या करते हैं इसमें, एस्ट्रोजन क्या करता है, नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज करता है, अपने लेवल को इंक्रीज करके क्या करता है, नंबर ऑफ सेल को इंक्रीज होते हैं किसके द्वारा, एस्ट्रोजन के द्वारा। एंड प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा क्या होता है, जो साइज है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड 14 दिन में अब ये दोनों क्या करेंगे, दोनों मिलके इसकी थिकनेस को इंक्रीज कर देते हैं। एंड इन 14 डेज एंडोमेट्रियम बिल्डअप हो जाएगा, एंडोमेट्रियम बिल्डअप हो जाएगा, कितने का हो जाएगा, 3 से 4 कितना हो जाएगा, 3 से 4 तक डेवलप हो जाएगा क्या, एंडोमेट्रियम, ओके। यहाँ पर क्या होता है, एंडोमेट्रियम वो टूट गया था, ठीक है। और यहाँ पर प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज होगा। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या करेंगे, एस्ट्रोजन सेल को इंक्रीज करेगा, प्रोजेस्टेरॉन साइज को इंक्रीज करेगा। 14वें दिन पे ये एंडोमेट्रियम फिर से बिल्डअप हो जाएगी और कितने तक पहुंच जाएगी, 3 से 4 तक पहुंच जाएगी, ओके। नेक्स्ट फिर स्टार्ट होगा सिक्रीटरी फेज, जिसे क्या बोलेंगे, प्रीपरेटरी फेज भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे, प्रिपरेटरी फेज भी बोला जाएगा, ठीक है। अभी इस कब होता है, 15 से 28वें दिन पे होता है, ठीक है। 15 दिन पे स्टार्ट होता है और 28 दिन तक होता है, 28 तक होता है, ठीक है। जैसे कि हमारा लूटियल फेज था, ठीक है, वहाँ पर लूटियल फेज हो रहा होता है ओवरी में, और यहाँ पर क्या होता है, सिक्रीटरी फेज हो रहा होता है। तो इसमें क्या होगा, अब इस वाली फेज को क्या बोलेंगे, लूटियल फेज एंड सिक्रीटरी फेज को कॉन्स्टेंट फेज भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फेज भी। ये एग्जाम बहुत बार पूछा गया है कि कांस्टेंट फेज कौन सा होता है, तो हम सिक्रीटरी फेज को बताएंगे। अगर सिक्रीटरी फेज नहीं, लूटियल फेज दे के रखा है तो हम लूटियल फेज को बोलेंगे, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजन का जितना भी एस्ट्रोजन अपना लेवल बढ़ा सकता है ना, एस्ट्रोजन उतना लेवल इंक्रीज करता है अपना। सो एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी इंक्रीज होता है, ठीक है।
प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी इंक्रीज होता है। और ये अपना लेवल इतना इंक्रीज कर लेते हैं कि जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है वो एंडोमेट्रियम की थिकनेस को कितना कर देते हैं, 5 से 6 कर देते हैं। ठीक है, यानी कि नॉर्मल जो एंडोमेट्रियम थिकनेस होती है वो 5 से 6 होती है। तो जो हमारी लास्ट फेज होती है यानी कि सिक्रेटरी फेज, जिसकी कांस्टेंट फेज भी बोलते हैं, इसमें एस्ट्रोजन का लेवल जितना बढ़ा सकता है ना वो अपना लेवल उतना बढ़ाता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, और उसकी जो थिकनेस है वो नॉर्मल थिकनेस तक लेके आ जाता है। ठीक है, यानी कि जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है या फिर फर्टिलाइजेशन उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। सो ये क्या करता है, इसमें प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन। तो ये फेज दोनों साथ में चलती रहती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले देखो हमने क्या पढ़ा, सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज को प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, जो कि 15 से 28 दिन की होती है। ठीक है, कितने दिन की होती है, 15 से 28, वही 15वें दिन से स्टार्ट होती है और 28 दिन तक रहती है। ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है, इस फेज को कांस्टेंट फेज कहा जाता है। इस वाले फेज को और लुटियल फेज है, इन दोनों फेज को कांस्टेंट फेज होता है, जो कि दोनों साथ में ही काम करती है। वो भी 15वें से 18वें दिन तक काम करती है, और ये भी सिक्रेटरी फेज भी। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल जितना वो इंक्रीज हो पाता है ना उन पे, वो एस्ट्रोजन के लेवल को उतना इंक्रीज करती हैं एंड प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को इंक्रीज करती हैं। एंड जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस है उसको 5 से 6 कर देते हैं। यानी कि एंडोमेट्रियम की नॉर्मल थिकनेस कितनी होती है, वो 1 होती है, सॉरी 5 से 6 होती है। तो ये क्या करते हैं, सिक्रेटरी फेज में उसे नॉर्मल एंडोमेट्रियम की थिकनेस को नॉर्मल कर देते हैं, 5 से 6 तक कर देता है कौन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एंड प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि इसमें इतनी थिकनेस और प्रिपेयर कर दिया उसको किसके लिए, मेंस्ट्रुअल, या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी या फिर फर्टिलाइजेशन के लिए क्या कर देता है, ये प्रिपेयर कर देता है। ओके, सो हमने इस वाली क्लास में क्या पढ़ा, ओवेरियन चेंजेस एंड मेंस्ट्रुअल चेंजेस के बारे में पढ़ा। एक बार हम यूट्राइन चेंजेस को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ओके, यूट्राइन चेंजेस को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि यूट्राइन जो चेंजेस होते हैं या फिर यूट्राइन वाली जो साइकिल, यूट्राइन साइकिल होती है, उसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। अब जो यूट्राइन साइकिल है उसके 3 फेसेस होते हैं। ब्लीडिंग फेज होता है, जिस फर्स्ट फेज जो कि ब्लीडिंग फेज होता है, जिसमें ब्लीडिंग होती है, जो ब्लीडिंग कितने से 3 से 5 दिन तक नॉर्मल ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो कॉर्पस लूटियम, ठीक है, जो कॉर्पस लूटियम डीजनरेट हुआ था, जब कॉर्पस लूटियम क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को इंक्रीज कर देता है। लेकिन जब कॉर्पस लूटियम ही डीजनरेट हो जाएगा तो क्या होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होगा। जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होगा, जो फंक्शनल लेयर थी कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जा, तो वो क्या करेंगी, वो भी सैड आउट हो जाएंगी। सैड आउट हो जाएंगी तो वहाँ पर और क्या होता है, ब्लीडिंग, वहाँ पर ब्लीडिंग ब्लड सप्लाई जो थी वो डिक्रीज हो जाएगी। ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो वहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास जाएंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बोलेंगे भाई ऑक्सीटोसिन रिलीज कर। ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और यूट्राइन में यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। यूट्रस में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होंगे, जो अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी, उस ब्लीडिंग को एक्सपेल आउट करने में हेल्प करेगा बाय द वजाइना। ओके, 3 से 5 दिन तक ये ब्लीडिंग रहेगी, नॉर्मल ब्लीडिंग कंटिन्यू रहेगी। और जो ब्लीडिंग, कितनी ब्लीडिंग होगी यानी कि कितना ब्लड लॉस होगा, तो 20 से 80 ml ब्लड जो है वो लॉस होगा। नॉर्मल कितना, 35 ml। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितनी ब्लीडिंग होती है, तो हम 20 से 80 ml, या फिर अगर बोलें कि एवरेज बताओ तो 35 ml। ओके ओके, एंड नेक्स्ट जो सेकंड फेज है वो हमारी प्रोलिफरेटिव फेज होती है। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज की कब स्टार्ट होती है, वो 5वें दिन से स्टार्ट होती है और 14 दिन तक होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस, मतलब कि एंडोमेट्रियम सेड आउट हो जाती है और उसकी जो थिकनेस है वो 1 mm तक पहुँच जाती है ब्लीडिंग फेज में। अब ये क्या करेगा, जो इसकी थिकनेस जो कम हुई थी उसको इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। और एस्ट्रोजन के इंक्रीज कैसे करेगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को इंक्रीज करके। एस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, सेल को इंक्रीज करेगा, और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, साइज को इंक्रीज करेगा। दोनों मिलकर क्या करेंगे, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बिल्डअप करते हैं। 14वें दिन तक वो 3 से 4 mm तक पहुंचा देते हैं उसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा हमारा सिक्रेटरी फेज। सिक्रेटरी फेज को प्रिपरेटरी फेज भी कहा जाता है।
और कांस्टेंट फेज कहा जाता है, ठीक है। कौन सा? सिक्रेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज को कांस्टेंट फेज और प्रिपरेटरी फेज भी कहा जाता है, ठीक है। ओके इसमें क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल जितना ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा और उसकी थिकनेस को नॉर्मल थिकनेस, एंडोमेट्रियम की नॉर्मल थिकनेस तक पहुंचा देगा। कितना? 5 से 6 mm पहुंचा देगा, ठीक है। जिससे कि वो उसको किस लिए प्रिपेयर कर देता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलाइजेशन के लिए वो उसको प्रिपेयर कर देता है, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके सो तो इस क्लास में हमने कुछ चीज़ें जानी, जैसे कि हमारा कुछ क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि हाँ ड्यूरेशन कितनी होती है, तो ड्यूरेशन कितनी है हमारी? 28 दिन की होती है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से सारा कुछ रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हमने नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल कितनी होती है? 2 नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, एक ओवेरियन साइकिल होती है और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। जो ओवेरियन साइकिल है, ठीक है, एक ओवेरियन साइकिल होती है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ओवेरियन साइकिल ओवेरी के अंदर होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यूट्रस में चेंजेस होते हैं, यानी कि यूट्रस के अंदर हो रही होती है, ठीक है। अब हमने यूट्रस के बारे में कुछ बातें जानी थी कि यूट्रस की लेयर कितनी लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम होती है, इसकी थिकनेस कितनी होती है, इसका वेट जो होता है नॉर्मल वेट एवरेज की बात करें तो 60 ग्राम होता है और रेंज की बात करें तो 50 से 80 ग्राम होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे 900 से 1000 ग्राम के अराउंड हो जाता है। फिर हमने बात की थी नेक्स्ट प्यूबर्टी के बारे में। प्यूबर्टी के बारे में टार्स, टेनर और मार्शल ने 1969 में बताया था। प्यूबर्टी के 5 साइन होते हैं। फर्स्ट जो साइन है उसे थैलार्की बोलते हैं, सेकेंड साइन को एडनार्की बोलते हैं, थर्ड साइन को प्यूबार्की बोलते हैं यानी डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर, और फोर्थ साइन को इंक्रीज हाइट होती है, और फिफ्थ जो साइन होता है उसे मेनार्की बोलते हैं, जो कि अराउंड 13 ईयर पे देखने को मिलता है। 2 माइनस प्लस हो सकते हैं। जो अर्ली प्यूबर्टी होती है उसे प्रीकॉक्सिस प्यूबर्टी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि जो ओवेरियन चेंजेस के बारे में, ठीक है। ओवेरियन चेंजेस में हमने पढ़ा था कि ओवेरियन चेंजेस ओवेरी के अंदर होते हैं। इसमें 2 फेज होते हैं, एक फॉलिकल फेज होता है, सेकंड ल्यूटियल फेज होता है। जो फॉलिकल फेज होता है वो फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है और 14 दिन तक रहता है, एंड ल्यूटियल फेज होता है वो 15वें दिन से 28वें दिन तक रहता है, ठीक है। फॉलिकल फेज को इनिशिएट कौन सी ग्लैंड करती है? वो इनिशिएट करती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करेगी? जीएनआरएच हार्मोन को रिलीज करेगी। जीएनआरएच हार्मोन क्या करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी? एफएसएच और एलएच को रिलीज करेगी, जाके ओवेरी पे जाके वर्क करेगी। ओवेरी के अंदर क्या करेंगे एफएसएच और एलएच? फॉलिकल्स की ग्रोथ करेंगे, एंड फॉलिकल की ग्रोथ करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। टर्शियरी फॉलिकल ग्रोथ को ग्राफेन फॉलिकल भी कहा जाता है। जैसे ही ग्राफेन फॉलिकल पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे? इनहेबिन को रिलीज करेंगे, एक हार्मोन रिलीज करेंगे जिसे कहते हैं इनहेबिन। तो कभी कभी ये एग्जाम मतलब काफ़ी बार आया है कि ग्राफिन फॉलिकल कौन सी हार्मोन को रिलीज करते हैं, तो वो इनहेबिन हार्मोन है, ठीक है। इनहेबिन हार्मोन क्या करेगा भाई? वो नेगेटिव फीडबैक देगा एफएसएच को और एफएसएच के लेवल को डिक्रीज करा देगा। जैसे ही एफएसएच का लेवल डिक्रीज होगा तो फॉलिकल्स की ग्रोथ जो होती है वो नहीं होगी, एंड जो ग्राफिन फॉलिकल क्या होगा? रप्चर हो जाएगा। ग्राफिन फॉलिकल जैसे ही रप्चर होगा तो ओवुलेशन होगा, वहाँ से ओवम रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा यानी कि ओवुलेशन होगा, और वहाँ पर जो टुकड़े बच जाते हैं, जैसे कि एक अंडा होता है, अंडे के अंदर से, ठीक है, अंडा होता है, जैसे कि अंडे को तोड़ते हैं तो अंडे के जो छिकले हो जाते हैं, हाँ छिकले जो होते हैं, तो उनको क्या कहेंगे? कॉर्पस लूटियम कहेंगे, ठीक है। तो जो उसके टुकड़े बचे हुए थे उनको क्या कहेंगे? जो उसके पार्ट बचे हुए हैं उसको क्या कहेंगे? कॉर्पस लूटियम कहेंगे। कॉर्पस लूटियम रिमेन हमारा ओवेरी के अंदर ही बच जाते हैं। ओवेरी के अंदर कॉर्पस लूटियम क्या करते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को इंक्रीज करते हैं। जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज करेंगे, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? जो कॉर्पस लूटियम था वो 12 दिन के बाद कॉर्पस मेंस्ट्रुअलिस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि कॉर्पस लूटियम डिजनरेट हो जाएंगे, मेंस्ट्रुएशंस हो जाएंगे, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो जो कॉर्पस लूटियम था वो कॉर्पस वेरम में बदल जाएगा, ठीक है। क्या होगा? कॉर्पस लूटियम कॉर्पस वेरम में बदल जाएगा, और वो 3 महीने तक कॉर्पस लूटियम कॉर्पस वेरम में बदल जाएगा, और वो 3 मंथ तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा जब तक प्लेजेंटा मैच्योर ना हो जाए, ठीक है। ओके
फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था यूट्राइन चेंजेस के बारे में। हमने बात की थी कि यूट्राइन के भी 3 फेज होते हैं, ब्लीडिंग फेज होता है, प्रोलिफरेटिव फेज होता है, सिक्रेटरी फेज होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनके क्वेश्चंस, जो भी इनके अंदर से क्वेश्चंस बनते हैं हम नेक्स्ट क्लास में उन सारे क्वेश्चंस को लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।